हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पद पे। आज हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, इस पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखा जाए, जिसमें पहला क्वेश्चन है पीड़ाहारी या दर्दनाशक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक दवा है, औषधि है, मेडिसिन है, मतलब जिसका उपयोग कर हमारे शरीर में अगर दर्द है तो उस दर्द को खत्म कर देता है, तो उसे पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहा जाता है। नामे पे इसका परिभाषा है, पीड़ा मतलब दर्द और हारी मतलब उसको खत्म करने वाला, दर्द को खत्म करने वाला। एक और नाम है दर्दनाशक, जो दर्द को नाश कर दे उसको बोला जाता है पीड़ाहारी औषधि या दर्दनाशक औषधि। बराबर, वह औषधि या ड्रग जिसका उपयोग शरीर में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है उसे पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहा जाता है। अब पीड़ाहारी दर्दनाशक दो प्रकार के होता है। ठीक है, कौन कौन? एक होता है अनिद्राकारी औषधि और एक होता है या इसी को बोला जाता है अश्वपाक औषधि। मतलब ये दवा जो होता है इसके सेवन से, मतलब इसको खाने से ना तो आपको नींद लगेगा और ना ही आपको इस दवा को खाने की आदत लगेगी। ठीक है, जैसा आपको बुखार हुआ या कहीं दर्द दर्द हुआ तो पैरासीटामोल लिए चाहे एस्प्रिन ले लिए, तो पैरासीटामोल और एस्प्रिन का उपयोग जो होता है वो दोनों में होता है, दर्द में भी और बुखार में। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आज हम खा लिए तो फिर हमको खाने का फिर दोबारा मन करेगा, इच्छा करेगा। इसको खाने से आपको इच्छा नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, लत नहीं लगेगा, इसको खाने पर आपको नींद वगैरह नहीं आएगा। मतलब ये है कि आपको ये नशा नहीं करेगा। तो ये नॉन नार्कोटिक होता है। क्या होता है? नॉन नार्कोटिक, ये नशीला नहीं होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है निद्राकारी औषधि या स्वपाक औषधि। मतलब ये ऐसा दर्द की दवा है जिसके सेवन से आपको नींद आएगी। दूसरी बात, आपको आदत भी लग जाएगा इसका। अगर आप इसका सेवन बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं, ओवरडोज कर ले रहे हैं, तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। जैसे माइकल जैक्सन ने यही काम किया था। वो अत्यधिक मात्रा में हेरोइन ले लिया था जिसके कारण से उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये जो होता है नार्कोटिक होता है। क्या होता है? नार्कोटिक, नशीला पदार्थ होता है। इसको खाने से आपको लग जाएगा और आप बिल्कुल सुन्न हो जाइएगा, आराम से सो जाइएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका उपयोग होता कहाँ है? तो इसका उपयोग सैनिक लोग युद्ध वगैरह में करता है। तो मान के चलिए कि कोनो का हाथ गोड़ कटा गया, चाहे गोली लग गया, तो उस दर्द को कम करने के लिए वहां पे सैनिक को मॉर्फिन दिया जाता है ताकि वो अपने शरीर को इंजेक्ट करे और उस दर्द से आराम कर सके। या फिर बच्चों का जब डिलीवरी होता है तो उस वक्त बहुत पीड़ा होता है, तो उस पीड़ा को कम करने के लिए भी इस दवा को दिया जाता है ताकि वो पीड़ा क्या हो जाए, दर्द क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका पीड़ाहारी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ताप सुघट्य बहुलक और दूसरा होता है ताप दृढ़ बहुलक। ठीक है, तो ताप सुघट्य बहुलक क्या होता है? तो वह बहुलक जिसमें एकलक के मध्य, एकलक का मतलब होता है जिसको रिपीट करके बहुलक बनाया जाता है। एकलक के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल इलास्टोमर्स, क्या बाबू? इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें एकलक के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा ना तो ज्यादा होगा और ना ही कम होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो उस प्रकार के बहुलक को बोला जाता है ताप सुघट्य बहुलक। ठीक है, वह बहुलक जिसमें एकलक के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होता है। इसका मतलब है ना ज्यादा और ना ही कम, बीच में रहता है, तो उसे ताप सुघट्य बहुलक कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसको गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और इसे गर्म करके किसी भी सांचा में, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। और इसी प्रकार के प्लास्टिक के मटेरियल से पाइप, खिलौना, प्लास्टिक का मटेरियल क्या होता है, बनता है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे पॉलीथीन, पॉलीएस्टर, पीवीसी पाइप, तो ये सब इसी बहुलक के क्या है, उदाहरण है। दूसरा है ताप दृढ़ बहुलक। क्या है? तो वह बहुलक जिसमें एकलक अत्यधिक शाखित होता है, बहुत ज्यादा ब्रांच निकला होता है और वो त्रियक बंधित होता है और आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होता है, बंधा होता है, जिसको गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उसे ताप दृढ़ बहुलक कहा जाता है। अब आप इसको जब एक बार पिघला देंगे ना,
जब एक बार ये जल गया, पिघल गया, तो इसमें अस्थायी परिवर्तन आ जाता है। मगर आप चाहेंगे कि इसको हम फिर से रिसाइकलिंग कर ले, फिर से इसको पुनः यूज कर ले, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे, ये रिसाइकल नहीं होता है, इसमें अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है बेकेलाइट, यूरिया, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट है, मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। तो इसको आप एक बार गर्म कर देंगे तो इसमें जब एक बार चेंज आ गया तो ये परमानेंट के लिए हो जाएगा, दोबारा इसको आप रिसाइकलिंग करके यूज नहीं कर सकते हो। ताप सुघट मतलब जिसका अंतराणिक का आकर्षण बल ना तो ज्यादा और ना ही कम हो। इसमें क्या होगा कि इसमें एकलक जो होगा बहुत ज्यादा साकित होगा और वो ज्यादा त्रियक बंधित होगा। त्रियक बंधित करने का मतलब एक दूसरे से सहसंयोजक बंध वाला आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाने के बाद वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, गर्म करने पर कठोर हो जाता है। एक बार अगर पिघल जाए तो इसमें अस्थायी परिवर्तन आ जाता है और इसको पुनः रिसाइकिल आप नहीं कर सकते। ठीक है, रिसाइकिल करने का मतलब फिर से हम इसको पिघला कर यूज में नहीं ला सकते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, प्लस है और माइनस है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या किए, L सेंटीमीटर पर सेपरेट कर दिए, इनको कुछ दूरी पर क्या कर दिए, रख दिए। और ये जो इलेक्ट्रोड है इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या ले लिए, A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। और सेल स्थिरांक को G स्टार से सूचित करते हैं। सेल स्थिरांक दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के बीच के अनुपात को, तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को किससे दिखाएंगे, L से, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे दिखाएंगे, A से, और सेल स्थिरांक G स्टार से। तो G स्टार बराबर हो जाएगा L बटे A, और L क्या है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर, और एरिया क्या है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर, मीटर में लेंगे तो ये क्या जाएगा पर मीटर। तो यहाँ पे सेल स्थिरांक का इकाई भी निकल कर आ गया और वो इकाई है परसेंट या पर मीटर। इसका मतलब यह है कि सेल स्थिरांक का मतलब है कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उस जो इलेक्ट्रोड है उसके क्षेत्रफल, उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है लोअर सेतु किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक यू आकार का प्रतिपन्न नालिका होता है, यू आकार का होता है लेकिन वो उल्टा होता है। ठीक है, यू आकार का प्रतिपन्न नालिका होता है जिसमें वैद्युत अक्रिय पदार्थ नॉन इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। कौन कौन, तो KCl, KNO3 या K2SO4 को अगर पेस्ट के साथ या जिलेटिन पेस्ट के साथ क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, तो उसे लवण सेतु कहा जाता है। तो लवण सेतु जो होता है एक यू आकार का प्रतिपन्न नालिका होता है जो दोनों अर्ध सेलों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, और इसमें वैद्युत अक्रिय पदार्थ अगर पेस्ट के साथ या जिलेटिन के साथ क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। जैसे KNO3 हो गया, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, भर दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो यह परिपथ को क्या कर देता है, जोड़ देता है, और जोड़ करके सर्किट को कंप्लीट कर देता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह जो है एक सेल से दूसरे सेल में हो सके। ठीक है, दूसरा यह विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है। विलयन की उदासीनता को बनाए रखने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को क्या रखता है, बैलेंस रखता है। ठीक है, यदि लोअर सेतु को ही हटा दिया जाए, अगर इस लोअर सेतु को क्या कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो वोल्टेज गिरकर बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब है कि विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, इसमें आयनों की सांद्रता क्या रहती है, समान रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि लोअर सेतु समझ में आ गया होगा। लोअर सेतु क्या है, तो एक यू आकार का प्रतिपन्न नालिका होती है जिसमें वैद्युत
अक्रिय पदार्थ जैसे KCl, KNO3, K2SO4 अगर या जिलेटिन बेस के साथ क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, उसे लवण सेतु कहा जाता है। और लवण सेतु जो है वो काम क्या करता है, दोनों हाफ सेल को जोड़कर सर्किट को कंप्लीट कर देता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से हो सके। दूसरा, यह विलयन उदासीनता को बनाए रखता है। अगर लवण सेतु को ही गायब कर दें तो वोल्टेज गिरकर 0 हो जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। और दोनों विलयन में ये आयनों की सांद्रता को क्या करके रखता है, बराबर करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन क्लास में अच्छे से हुआ है, तो वहां पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। अब यहां पर देख लेते हैं एंटासिड क्या है। एंटासिड मतलब प्रति अम्ल। तो एंटासिड क्या है, जैसे किसी भी मानव के शरीर में आमाशय होता है, ठीक है, तो उस आमाशय में वो आमाशय लगातार एक्सीएल प्रोड्यूस करता है। काय खातिर प्रोड्यूस करता है, ताकि हम जो खाना खा रहे हैं उस खाना को अम्लीय बनाकर उसको पचा सके। ठीक है, तो खाना जब पच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रति अम्ल का मतलब है कि जब आप कहीं पार्टी उठी में गए, जरूरत से ज्यादा खा लिए, जब जरूरत से ज्यादा खा लिए तो आपके तो शरीर उतना तो अम्ल प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वहां पर आपको अम्ल बनकर, मतलब कि पेट में जो है गैस की समस्या होगी। तो ज्यादा खा लेंगे तब वो समस्या है, तब वो गैस बनेगा। अगर टाइम से नहीं खाएंगे तब वो क्या होगा, गैस बनेगा। दोनों ही परिस्थिति में गैस बनेगा। जब गैस बनेगा तो आपको इरिटेशन होगा, ह्यूग जलेगा, कपार में दर्द होगा। तो इस तरह की समस्या आपको उत्पन्न होने वाली है। तो प्रति अम्ल क्या है, एंटासिड क्या है, तो यह आमाशय में HCl, आपके पेट में HCl होता है, वो लगातार शरीर आपका प्रोड्यूस करता है ताकि खाना को पचा सके, अम्लीय बनाकर उसको क्या कर सके, पचा सके। तो यह आमाशय में HCl के कारण प्रति अम्ल क्या है, तो दवाई है, गैस को खत्म करने वाला, यानी कि अम्ल को नष्ट करने वाला। ठीक है, कैसे करता है, तो यह आमाशय में HCl के कारण होने वाली अम्लीयता को नियंत्रित करता है। ठीक है, तब पेट में क्या है, अम्ल है, तो जब जरूरत से ज्यादा अम्ल हो जाएगा तो उसको तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो अम्ल को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। बेस तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा अम्ल। तो जब बेस लेंगे यानी कि दवाई लेंगे एंटासिड, यही एंटासिड होता है। तो एंटासिड करेंगे तब जाकर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब दवाई जो लेते हैं वही क्या कहलाता है, प्रति अम्ल। और प्रति अम्ल जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो गैस दो तरीके से बन सकता है, एक जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तब वो गैस बना देगा, और टाइम से अगर भोजन नहीं करेंगे तो भी क्या कर लेगा, गैस बना देगा। और उस गैस को खत्म करने के लिए जिस हम औषधि या दवा का इस्तेमाल करते हैं उसी को प्रति अम्ल या एंटासिड कहा जाता है, और वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो देखा जाए यहाँ पे धातु के हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे धातु के हाइड्रोक्साइड है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। तो यह अम्ल के लक्षण को क्या करता है, नष्ट करता है। ये जैसे कि गैस हुआ, जाकर डाइजिन किन के मार्केट से खा लिए, अच्छा जाके इनो पी लिए, 6 सेकंड में काम शुरू हो जाता है, 6 सेकंड में आपका अम्ल खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कि अम्ल अब ऐसा नहीं कि आपको गैस फिर दोबारा नहीं होगा, दोबारा होगा। तो ये सब जो दवा है एंटासिड जो है, इसके खाने से सिर्फ उस देर के लिए या फिर गैस को क्या कर देगा, खत्म कर, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिमेट्रिडिन या रैनिटिडिन या हिस्टामिन। तो ये गैस को जो होता है ना, ये कारण को ही नष्ट कर देता है। ये अम्ल के कारण को क्या करता है, नष्ट करता है। और ये सिर्फ अम्ल को नष्ट कर देता है, सिर्फ लक्षण को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। गए मार्केट में इनो खा लिए, इनो खा के गैस क्या कर दिए, खत्म कर लिए। तो आपका गैस का समस्या खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आगे भी कुछ उल्टा पुल्टा खाएंगे तो क्या होगा, गैस बनेगा। तो गैस का जो अस्थायी जो चीज है, खत्म करने का जो उपाय है, जो दवाई है, वो है सिमेटिडिन, रैनिटिडिन या हिस्टामिन। तो ये अम्ल के कारण को नष्ट करता है। ठीक है, तो प्रति अम्ल क्या है, तो ये गैस को खत्म करने वाली या अम्ल को नष्ट करने वाली औषधि है या दवा है, या आमाशय में इसी कारण होने वाली अम्लीयता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटासिड हो गया। अब देखा जाए पेप्टाइड बंध किसे कहा जाता है। तो पेप्टाइड बंध किसे कहेंगे, तो जब 2 या 2 से अधिक समान या असमान यानी कि भिन्न एमिनो अम्ल का संघनन होता है। ठीक है, संघनन होता है तो क्या होता है उसमें से, तो एक एमिनो अम्ल का C+OH समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह मिलकर जो है
वो जल अणु को क्या करता है, निष्कासित कर देता है, वहां से जल अणु को निकाल देता है, और निकालने के बाद जो बंध बनता है ना, उसी को पेप्टाइड बंध कहा जाता है। तो सिंपल परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न एमिनो अम्ल का संघनन होता है तो एक एमिनो अम्ल का COOH समूह दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह मिलकर जल अणु का निराकरण या निष्कासन कर पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है। यहाँ पे एग्जांपल है, ग्लाइसिन है, दोनों भिन्न है, ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है। तो क्या करना है, तो एक एमिनो अम्ल का COOH समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह, तो यहां से H2O क्या होगा, बाहर होगा, और बाहर होने के बाद ये देखो यहाँ पे NH2 CH2 है ना, इस CO को हम ऐसे लिख सकते हैं, CO को ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे बच जाएगा NH बाकी जैसे के ऐसे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बंध, यानी कि CONH। यही क्या है, पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है, यही क्या है आपका पेप्टाइड बंध। ठीक, तो पेप्टाइड बंध क्लियर हो गया। जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न एमिनो अम्ल का संघनन होता है तो एक एमिनो अम्ल का COOH समूह दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह मिलकर जल अणु का क्या करता है, निष्कासन करता है, और निष्कासन करके पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है संक्रियण ऊर्जा तथा दहली ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, तो अभिक्रिया करा रहे हैं तो A है और ये B है। ठीक, तो ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है। तो ये अभिकारक ये अभिकारक है, तो अपना इसके पास पहले से कुछ आंतरिक ऊर्जा होगा। अगर कोई आदमी है या कोई अभिकारक है तो उसके पास कुछ तो ऊर्जा होगा। तो जो ऊर्जा होगा है ना, उसको न्यूनतम ऊर्जा कहा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि इसके पास साफा ऊर्जा भैया दी थी, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर होगा। मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि अभिकारक के अणु के पास कुछ आंतरिक ऊर्जा, मतलब अपना ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है। तो अब इस अभिकारक के अणु को प्रतिफल में बदलना है। तो प्रतिफल में बदलने के लिए एक बैरियर को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। ये ऊर्जा बैरियर है। तो ऊर्जा बैरियर है या एनर्जी बैरियर है, आप इसको बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि अब ए को बी में चेंज होने के लिए इस बैरियर को, इस एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो ए को यहां तक पहुंचाने के लिए जो हम ऊर्जा देते हैं, एनर्जी बैरियर तक पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा देते हैं, ताकि वो इस बैरियर को क्रॉस करके प्रतिफल का क्या कर सके, निर्माण कर सके, तो उसे संक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, संक्रियण ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोधक को पार करने के लिए आवश्यक होता है, उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। असंक्रियण ऊर्जा ये से दिखाते हैं। असंक्रियण ऊर्जा क्या होता है, तो पूरा का पूरा दहली ऊर्जा, ये दहली ऊर्जा है। दहली ऊर्जा में से इस जो ए के पास अपना आंतरिक ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है, इस न्यूनतम ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो संक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल परिभाषा है। ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं के ऊर्जा ऊर्जा को पार करने के लिए आवश्यक होता है, उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और संक्रियण ऊर्जा को ये से दिखाते हैं, संक्रियण ऊर्जा दहली ऊर्जा माइनस अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा। अब आ जाइए दहली ऊर्जा के बारे में। तो दहली ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के आवश्यक रूप से होना चाहिए, जिससे प्रभावी टक्कर कर प्रतिफल का क्या कर सके, निर्माण कर सके, तो उसे दहली ऊर्जा कहा जाता है। या एक और परिभाषा है, तो अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा और संक्रियण ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है, दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा तो अणुओं का मतलब जो अभिकारक है तो उसका अपना न्यूनतम ऊर्जा होगा ही। तो न्यूनतम ऊर्जा और संक्रियण ऊर्जा यहाँ से ऊर्जा को क्या बोलेंगे, संक्रियण ऊर्जा। तो इसके ऊर्जा को, संक्रियण ऊर्जा को और ए के न्यूनतम ऊर्जा को जोड़ दिया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, दहली ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बची दहली ऊर्जा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू सो मच।